वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सीमा, योर पॉलिटी एजुकेटर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी कि सत्ता में शक्तिशाली राष्ट्र एक से ज़्यादा होना सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कहला सकता है। अब हम पढ़ेंगे परिचय। 1990 के दशक में शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ये तो चीज़ स्पष्ट हो गई कि दो महाशक्तिशाली राष्ट्र थे, यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका। इनका तो पतन हो गया यूएसएसआर का, और ये हमको क्लियर हो गया कि अब यूएसए ही एक महाशक्तिशाली राष्ट्र है। लेकिन 1990 के दशक के बाद में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आए, यानी कि अमेरिका महाशक्तिशाली राष्ट्र तो था, लेकिन और भी राष्ट्र ऐसे थे जो अपने आप को ग्रो कर रहे थे, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा कर रहे थे, अपनी विदेश नीति को बेहतर बना रहे थे एलपीजी के थ्रू। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे। ठीक है, अब यूरोपीय संघ पढ़ लेते हैं। यूरोपीय संघ है क्या? जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। अब देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जिसकी एंडिंग हो गई थी, वहाँ पे यूरोप भी एक ऐसा राष्ट्र था जो युद्ध में शामिल था। तब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वहाँ के जो नेता थे वो ये सोच रहे थे, क्या हम लोगों को आगे भी जो हम लोग दुश्मनी जिन राष्ट्रों से करके बैठे हैं, क्या उनसे ऐसी ही दुश्मनी करनी चाहिए कि उनसे हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी तहस नहस हो चुकी थी इस युद्ध के चलते। यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या नहीं, इस सवाल को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बादी तो झेली ही साथ उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अब देखिए, 1945 जब आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो अमेरिका जैसी महाशक्ति थी, उसने क्या किया, यूरोप के देशों को अपनी मदद करना स्टार्ट किया, जिससे कि वो यूरोप और यूरोप के साथ के जो साथी राष्ट्र थे वो सभी उसके गुट में चले जाएं। अब यहाँ पे देखिए, एक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। ठीक है, यूरोप की अर्थव्यवस्था काफ़ी तहस नहस हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते, इसीलिए जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ और शीत युद्ध चल रहा था तो 1948 में यूरोप को आर्थिक सहयोग यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई और यूरोप जैसे राष्ट्र को काफ़ी आर्थिक सहायता दी गई, जिससे वह अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर सके। ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब देखिए, जो ये यूरोपीय संघ है, इसके जो आपस में राष्ट्र थे, उन लोगों ने एक दूसरे को सहायता करना स्टार्ट कर दिया, और सहायता करते करते वे एक आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था तो थी, लेकिन उसने एक राजनीतिक रूप भी धारण कर लिया। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है। यूरोपीय संघ के लोग ये चाहते थे कि उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो बन नहीं पाया, उसमें तो उनको नाकामयाबी मिल गई, असफलता मिल गई।
लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक फ्लैग, अपना नेशनल एंथम और स्थापना दिवस जैसी चीज़ों को फिर भी फॉलो किया। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अमेरिका से भी थोड़ा ज़्यादा ही था। अब देखिए, यूरोपीय संघ है तो 2005 में उसने अमेरिका से भी ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, अमेरिका से भी ज़्यादा उसने अर्थव्यवस्था को लेकर ग्रो किया। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए एक खतरा भी बन चुकी है। अब यहाँ पे यूरोपीय संघ की आप अगर विशेषताएं कोई पूछे तो आप विशेषताओं के में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं कि अमेरिका से 2005 में जीडीपी में वो थोड़ा सा ज़्यादा था, उसकी जो मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के लिए एक खतरा बन चुकी है। ठीक है, ऐसे आप इसकी विशेषता, इसके फीचर्स लिख सकते हो। ये विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अब देखिए, पहली किसके पास होगी? यूएसए के पास होगी, और दूसरी किसके पास है? यूरोपीय संघ के पास होगी। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर पे इनके पास सेना है जो सबसे ज़्यादा है। यूरोपीय संघ के दो देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं। अब आप लोग इसके जो फीचर्स, जो विशेषताएं हैं, इनको आप लिख सकते हो। इसमें 4 विशेषता आपको मिल चुकी हैं, परंतु अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती हैं। अब देखिए, किसी चीज़ में फीचर्स होंगे, उसके टेनेट्स होंगे, उसके प्लसेस होंगे, तो उसके माइनसेस भी होंगे। कुछ इसकी मजबूतियां हैं तो कुछ इसकी कमज़ोरियां भी होंगी। ठीक है, तो इसकी कमज़ोरियां अगर पूछी जाएं या इसके नकारात्मक पहलू पूछे जाएं तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर आपस में थोड़ा सा भेदभाव है। यूरोप में कई हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। डेनमार्क और स्वीडन ने मजिस्ट्रेट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। अब देखिए, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं यूरोपीय संघ में, जैसे डेनमार्क हो गए, स्वीडन हो गए, इसने एक मजिस्ट्रेट नाम की संधि थी, उस पर क्या किया? उस पर अपना प्रतिरोध जाहिर किया कि हमको यूरो में जो मुद्रा है यूरोपीय संघ की, यूरो, हम उसको नहीं मानेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। एशिया का हिस्सा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व बाद में राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में फंसा दक्षिण पूर्व एशिया अपने को संभालने की स्थिति में नहीं था। अब देखिए, जो दक्षिण पूर्व एशिया था, क्या था? जो दक्षिण पूर्व एशिया था ना, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पूरा विश्व किसी न किसी राष्ट्र के अंतर्गत काम कर रहा था और एक तरीके से वो आज़ाद नहीं था, किसी न किसी के तरीके से काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद में कुछ राष्ट्र थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए, फिर यही राष्ट्र धीरे धीरे फिर शीत युद्ध को भी झेल रहे थे। अब जो शीत युद्ध को झेल रहे थे तो इनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने आप को ग्रो कर ले जाएं, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल ले जाएं। फिर क्या हुआ? जब शीत युद्ध के दौरान इसे किसी एक महाशक्ति के जाना ही पड़ा, क्योंकि कोई भी राष्ट्र है उसको अपने आप खड़ा होने के लिए पहले उसकी मजबूती भी होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में फंसा दक्षिण पूर्व एशिया अपने को संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने का प्रयास किया। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। अब देखिए, 1967 में बैंकॉक घोषणा हुई जिसमें कुछ देशों ने आसियान की स्थापना की मिलके, क्योंकि जो ये बांडुंग सम्मेलन था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, कुछ हद तक इन्होंने शीत युद्ध में परमाणु हथियारों की लड़ाई ना हो, इसके लिए
काफ़ी सहायता की व मध्यस्थता का काम किया, लेकिन फिर भी इन राष्ट्रों के लिए तो कुछ नहीं हो पा रहा था। इन राष्ट्रों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए और आसियान जैसी एक संगठन की स्थापना कर ली। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आपको सबसे पहले जो सदस्य राष्ट्र थे बैंकॉक घोषणा के लिए, आसियान के सदस्य राष्ट्र, इनको हमेशा याद रखना है। ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आसियान का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। अब देखिए, अगर आसियान का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। यूरोपीय संघ की सदस्यता 10 हो गई। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया और इसको आसियान शैली, आसियान वेग ही कहा जाता है। ठीक है। आसियान शैली क्या है? आसियान शैली क्या है? आसियान शैली में जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन्होंने एक दूसरे को क्या किया? टकराव रहित हैं, कोई किसी से मतभेद नहीं है और सहयोगात्मक उनकी स्थिति है, सहयोगात्मक कार्य कर रहे हैं, वो एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों की आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। अब देखिए, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो आर्थिक समुदाय, ठीक है, आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको एक साझा बाजार प्रोवाइड करना और उनका उत्पादन बढ़ाना, इसके साथ साथ में उनके आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर दी है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उनकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। अब देखिए, आसियान अपने देश को किन देशों के साथ लेकर काम कर रहा है? जो भाई न्यूली इंडिपेंडेंट राष्ट्र थे ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिपेंडेंट हुए, जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा और जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के से बिलोंग करते हैं जो राष्ट्र, और इसके साथ साथ में वो अपना विकास पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, ऐसी तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के साथ वो काम कर रहे हैं। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु अब भारत ने 2 आसियान सदस्यों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। अब देखिए, भारत ने शुरुआत में जब आसियान संगठन बना तब इस पे कोई भी हस्ताक्षर नहीं किया, इसका सदस्य राष्ट्र नहीं बना। लेकिन जैसे जैसे उसने देखा कि आसियान अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसके सदस्य राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार पाने में सक्षम हो रहे हैं, तो उसने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। अब ये सिंगापुर और थाईलैंड आसियान के सदस्य राष्ट्र देश हैं, इनसे व्यापार करना भी स्टार्ट कर दिया है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। आसियान का मुख्य काम क्या है? आसियान का मुख्य काम है जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके साथ साथ उनका सहयोग करना, इसके साथ साथ में जो भी उनके साथ व्यापार कर रहे हैं उनका सहयोग करना। ये एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। भारत ने 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई। ये इम्पोर्टेंट, 1991 में पूरब की ओर चलो नीति
अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। अब देखिए भारत ने 1991 में क्या किया, पूरब की ओर चलो नीति, जिससे कि चीन हो गया, जापान हो गया, ऐसे जो राष्ट्रों से उसने अपना आर्थिक विकास के लिए आयात निर्यात किया, उससे विदेशी व्यापार किया और बाज़ार बढ़ाया अपना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे।